हाँ तो प्यारे बच्चों, पैरामाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैंने पिछली क्लास में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत बक्कल कैविटी का डिस्कस कर दिया था। ईसोफेगस की बात हमने कर लिया था, अर्थात ग्रहणी की बात कर लिया था। इसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे थे स्टमक की, आमाशय की, है ना। स्टमक में आपको बताया गया कि भाई स्टमक जो होता है जे शेप का होता है और ये साइज़ में 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी जो लेंथ होती है 30 सेंटीमीटर की होती है। इसके बाद आपको बताया गया कि ये कलर में रेड कलर का होता है। इसे हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। स्टमक को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? पहला पार्ट हो जाता है इसका आपका, एक तो मैंने बताया था फंडस, एक बताया आपको पाइलोरिक और एक बता दिया था आपको कार्डिया। तो 3 पार्ट हमने बताए थे। जो अपर पार्ट था उसे हमने कार्डिया बताया, कार्डिया होता है। जो मिडिल पार्ट होता है वो फंडस होता है। जो इसका लोअर पार्ट होता है वो आपका पाइलोरिक होता है। तो हमने ये 3 भागों में इसे बांट दिया था। अब 3 भागों में भी आपको बताया गया था जो ऑक्सेंटिक सेल्स हैं, ऑक्सेंटिक सेल्स हैं उन सेल्स से HCl का श्रावण होता है ना। HCl का श्रावण होता है। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताया था इसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाएंगी, ऑक्सेंटिक सेल्स, म्यूकस सेल्स, जाइमोजिन सेल्स। तो हमने कहा था कि भाई जो ऑक्सेंटिक सेल्स हैं उनमें से आपका HCl स्रावित होता है। HCl के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि भाई ये एसिडिक होता है। भोजन जो हमारा मान लो कि माउथ से इसोफेगस में आया, इसोफेगस तक, और फिर यहाँ स्टमक में एंट्री किया, तो स्टमक में जब वो एंट्री करता है उस टाइम तो बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है। लेकिन अब यहाँ पे HCl इसको मिलेगा, तो HCl जब है एसिडिक तो ये भोजन को भी एसिडिक में कन्वर्ट कर देता है। तो ये काम क्या करेगा HCl? इसे एसिडिक बना देगा। एसिडिक बनाने के बाद क्या करेगा? इसको जो आप ये कहिए प्रिजर्वेशन, इसको प्रिजर्वेशन करेगा, मतलब संरक्षण देगा, भोजन को सड़ने से बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, है ना। और मैंने बताया कि इसमें छोटे मोटे जैसे कंकड़ भी आ जाते हैं तो उनको भी गला देने की क्षमता होती है, उनको भी ये गला देता है, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इस तरह से HCl के फंक्शन मैंने बता दिए थे। तो आइए आगे, जहाँ से अब यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने यहीं तक देखा था हमने बताया था 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। वो सेल्स आपको मैंने बताया था ऑक्सेंटिक सेल्स, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, म्यूकस सेल्स और जाइमोजिन सेल्स। ये हमने बातें की थी। इसी के अंतर्गत हमने ऑक्सेंटिक्स में बताया कि भाई ऑक्सेंटिक सेल्स जो होती, कोशिकाएं होती हैं, ये स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं? ये HCl का श्रावण करती हैं। मतलब HCl आपसे अगर पूछ लिया जाए किन ग्रंथियों से स्रावित होता है, तो ये आपका अगर आपसे पूछ लेता है किन कोशिकाओं से स्रावित होता है, तो आप ऑक्सेंटिक सेल्स बताओगे। अगर आपको सेल्स ना दिया गया हो किस ग्रंथि से स्रावित होता है, ग्रंथि नहीं, किस पार्ट से स्रावित होता है, तो आप स्टमक कहोगे, है ना। अगर आपको सेल्स ना पूछकर किस आर्गन की बात करता है, किस भाग अंग की बात करता है, तो आप स्टमक बताओगे। अगर सेल्स पूछता है तो ऑक्सेंटिक सेल्स बताओगे। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। इसके बाद ये म्यूकस होता है, म्यूकस सेल्स होती हैं, इनमें से म्यूकस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? म्यूकस स्रावित होता है। जो म्यूकस होता है ये काम क्या करेगा? यहाँ पे जो स्रावित होगा म्यूकस स्रावित होता है। ये म्यूकस काम क्या करता है? लेयर बनाने का काम करता है। यहाँ पे हिंदी में आप ऐसे म्यूकस लिख सकते हो, या इंग्लिश में भी म्यूकस ही लिखा जाता है। ठीक है, म्यूकस स्रावित होता है। तो ये आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, इसको आपको विशेष तौर से ध्यान देना है, HCl वाला। आगे हम लोग देखो एक एक पॉइंट वाइज स्टडी करते हैं, है ना। अब भाई बात तो हम लोग कर रहे थे गैस्ट्रिक ग्लैंड की, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं बातें। इसको मैं यहाँ से रेस करता हूँ, ये कल मैं बता चुका था।
आगे हेडिंग जो हमारी होगी जठर ग्रंथि होगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखो अगर हम लोग जठर ग्रंथि की बात करें, जठर ग्रंथि पूछे, अगर आपसे पूछता है कि जठर ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो आप लोग बताओगे स्टमक में पाई जाती, आमाशय में पाई जाती है ना। कहाँ पर पाई जाती? आमाशय में पाई जाती। अगर आमाशय ना दे करके, ये आमाशय को भी क्योंकि आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, अगर आमाशय ना दिया जाए, अन्य ऑप्शन दे दे, तो उन ऑप्शंस में आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है? पाइलोरिक। कौन सा? पाइलोरिक। ठीक है। जठर ग्रंथियाँ, ये ग्रंथियाँ, यह ग्रंथि आमाशय के पाइलोरिक भाग में उपस्थित होती हैं। पाइलोरिक पार्ट में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? ये ग्रंथि आमाशय के पाइलोरिक पार्ट में पाई जाती है। ठीक है। पाइलोरिक पार्ट क्या होता है? आमाशय का निचला भाग होता है। यहाँ से जठर रस का श्रावण होता है। यहाँ से किस रस का श्रावण होता है? जठर रस। जठर रस का श्रावण होता है, जठर रस स्रावित होता है। अब हम लोग बात करेंगे जठर रस की। किसकी बात करेंगे? गैस्ट्रिक जूस की बात करेंगे। अगली हेडिंग हो जाएगी गैस्ट्रिक जूस, जिसे आप कहते हो जठर रस। हम लोग किसकी बात करेंगे? जठर रस की बात करेंगे। भाई अगर हम लोग बात करते हैं जठर रस की, तो जठर रस आपको पता है जठर रस क्या होता है? जठर रस में एंजाइम स्रावित होते हैं। क्या स्रावित होते हैं? जठर रस में एंजाइम होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के एंजाइम यहाँ पर पाए जाएंगे। देखो, अच्छा ये जो म्यूकस होगा ये भी एंजाइम के ही अंतर्गत गिन लिया जाता है। तो बेसिकली हम बात करते हैं जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम्स की। जठर रस में निम्न एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम हो जाते हैं? जैसे हम लोग बात करेंगे रेनिन की। कौन सा? रेनिन। रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम। दूसरा आपका हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम। कौन सा हो जाएगा? पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा। म्यूकस, तो ये हो जाते हैं। अब यहाँ पे इनके अलग अलग फंक्शन होंगे। भाई रेनिन का कार्य अलग होगा, पेप्सिन का कार्य अलग होगा, और म्यूकस का फंक्शन अलग होगा। म्यूकस का कार्य अलग होगा। जो आपका रेनिन होता है, रेनिन क्या काम करता है? रेनिन के अगर हम वर्क की बात करें तो ये कौन सा काम करता है? रेनिन एंजाइम दूध को दही में बदल देता है। रेनिन क्या काम करता है? ये जो है इसका कार्य क्या है? दूध को दही में बदल देता है। दूध को दही, कर्ड, दही में बदल देता है।
दूध को दही में बदल देता है। अच्छा, ये जो है बच्चों में पाया जाता है, ठीक है ना, बच्चों में ये काम करता है, एडल्ट में नहीं, ठीक है। इसके आगे अगर हम पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन क्या काम करेगा? पेप्सिन आपका जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का कार्य करता है। प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन्स में। इसके अगर हम वर्क की बात करें तो ये क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। बदल देता है। और म्यूकस क्या करता है? लेयर बनाता है। इसके हम वर्क की बात करें तो ये क्या करेगा? लेयर बनाता है, लेयर बनाता है। तो आपको ध्यान देना है, आपसे पूछा जाता है दूध को दही में कौन सा एंजाइम बदल देता है, या फिर मिल्क का डाइजेशन कौन करता है, तो आपका रेनिन एंजाइम हो जाएगा। प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन सा एंजाइम चेंज करता है, तो पेप्सिन हो जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का कार्य करता है ना। आपसे पूछ लिया जाता है म्यूकस एंजाइम का क्या कार्य है, तो ये लेयर बनाने का कार्य करता है। मिटा दो। तो देखो यहाँ पे जो है म्यूकस एंजाइम हो जाएगी, आपके कार्य हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा क्या, रेनिन के फंक्शन देख लिया, पेप्सिन के फंक्शन देख लिया और म्यूकस के। तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है, रेनिन पूछ लेता है एग्जाम में, रेनिन का श्रावण कहाँ से होता है ना। तो रेनिन का श्रावण आपके जठर रस में होता है या फिर जठर ग्रंथ से होता है। ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, जठर ग्रंथ दिया है, जठर रस दिया, या फिर आपको आमाशय दिया है। अगर ये नहीं दिया है, जठर ग्रंथ नहीं दिया है, तो आपको क्या दिया होगा? आमाशय दिया होगा। तो आप लोग आमाशय टिक करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस। हम लोग आगे बात करते हैं HCl की, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो गंदा हो गया यार। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं HCl की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर हम लोग बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण कहाँ से होता है, आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप जान चुके हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण जो है यह इसका भी स्टमक से होता है। स्टमक में भी कहाँ से होता है? जो आपकी ऑक्सेंटिक सेल्स होती हैं, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं होती हैं, उनसे होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं HCl का श्रावण, HCl का श्रावण ऑक्सेंटिक सेल से होता है, ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से होता है, ऑक्सेंटिक कोशिकाओं, ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से होता है। ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से होती हैं। इसका पीएच आपसे पूछ लिया जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है पीएच मान, क्या ध्यान रखना है? पीएच मान 1.4 होता है, अर्थात 1.4 होता है। कहने का मतलब ये अम्लीय नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? इसका अगर पीएच मान 1.4 है तो इसके नेचर की अगर हम बात करें तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। नेचर अर्थात अगर इसके हम प्रकृति की बात करें तो कैसा होगा? अम्लीय होगा, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होगा, ठीक है। ये अम्लीय होता है। काम क्या करता है? बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है ना, बैक्टीरिया को मार देता है और भोजन को
सुरक्षित करता है, भोजन को क्या करता है, प्रिजर्व करने का कार्य करता है। ठीक है, यह बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, यह बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। क्या काम है इसका, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, भोजन को सड़ने से बचाता है, प्रिजर्व करता है। आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, भोजन को सड़ने से बचाता है, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। क्या करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, अम्लीय बना देता है। अच्छा भैया, ये अम्लीय बना देता है, एसिडिक बना देता है। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि जैसे आपसे इसी को पूछ लिया जाएगा कि भोजन के माध्यम को अम्लीय कौन बनाता है या फिर कहाँ पर बनाया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अमाशय में HCl के द्वारा भोजन को अम्लीय बना दिया जाता है। तो ये तो HCl के कुछ कार्य हो जाते हैं। ठीक है ना, HCl के क्या हो जाते हैं, कुछ कार्य हो जाते हैं। अब हम लोग आगे जो देखेंगे, HCl के आगे इंटेस्टाइन पे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखना है, ये देखो जैसे भोजन पहले हमने बोलस एक नाम दिया था, भोजन को हमने मुंह में खाया, ईसोफेगस में गया, तो वहाँ पे जो भोजन की लुगदी बनी उसका नाम हम लोगों ने बोलस रखा था, है ना। क्या कहा था, बोलस नाम दिया गया था कि ये बोलस है। अब यहाँ पे जब इसमें HCl मिल गया, रेनिन के द्वारा दूध को दही में बदल दिया गया, पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल दिया गया। अच्छा, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ये भी प्रश्न बन जाता है। तो आप ध्यान रखिए, अमीनो एसिड होती है। ठीक है ना, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन है, अमीनो एसिड है। तो ये कार्य हो गया। अब यहाँ पे जो भोजन आया अम्लीय हो गया। ठीक है ना, दूध को दही में बदला गया, पेप्सिन जो है आपके पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल चुका है। इसके बाद अब भोजन का नाम भी बदल जाएगा, भोजन जो आ रहा था उसका नाम भी बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर भोजन को काइम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भोजन की जो लुगदी आई है ना, भोजन को काइम, क्या नाम दिया जाता है, काइम के नाम से जाना जाता है, ये तो बात आपकी हो गई HCl की। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, सबसे पहले देखो यहाँ पे फंक्शन कौन करता है। सबसे पहले जैसे आपको 3-4 चीज़ें मैंने बताई, मैंने एंजाइम की बात बताई, HCl की बात बताई, है ना, और म्यूकस की बात बताई। तो इनमें सबसे पहले कार्य कौन करता है, तो जैसे देखो आपको बताया गया कि ये HCl एसिडिक होता है। अगर एसिडिक होता है और 1.4 इसका pH मान है तो बहुत ज़्यादा अम्लीय है, और इतना ज़्यादा एसिडिक है कि ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमारा जो आमाशय है अंदर से उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए सबसे पहले म्यूकस सेल्स से म्यूकस श्लेष्म का श्रावण होता है। किसका, सबसे पहले म्यूकस का श्रावण होता है। म्यूकस क्या करता है, जो आमाशय है, आमाशय के अंदर जो हमारा ये स्टमक बना हुआ है, स्टमक बना हुआ है ऐसे, तो ये अंदर एक लेयर यहाँ पे फॉर्म कर देता है। ऐसे जो है चारों तरफ क्या करता है, एक लेयर बना देता है। तो ये लेयर कौन बनाता है, म्यूकस। म्यूकस यहाँ पे एक परत बना देता है। अब परत बनाने के बाद क्या काम होता है, यहाँ पे HCl का फंक्शन होता है। HCl अपना कार्य करेगा। HCl के कार्य करने के बाद फिर रेनिन कार्य करता है, रेनिन काम करेगा, और पेप्सिन, रेनिन एंड पेप्सिन। इसके बाद रेनिन और पेप्सिन अपना फंक्शन करते हैं। सबसे पहले फंक्शन म्यूकस ने किया,
किसने किया? म्यूकस ने। इसके बाद किसने किया? HCl ने। फिर आपके एंजाइम्स ने काम किया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस हिसाब से ये फंक्शन करते हैं। आगे हम लोग इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए इंटेस्टाइन पे आ जाते हैं। हम लोग अब बात करेंगे इंटेस्टाइन की। किसकी बात करेंगे? इंटेस्टाइन की हम लोग बात करेंगे। देखो, इंटेस्टाइन की अगर हम लोग बात करें तो इंटेस्टाइन में जैसे हम लोग छोटी आंत की बात करते हैं, तो छोटी आंत जो है आपकी 6 से 7.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है ना, छोटी आंत जो होती है 6 से 7 मीटर, 6 से 7.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। और ये जो है 3 भागों में बटी होती है। 3 भागों में बटी होती है। किस किस में? डियोडिनम में, जिसे ग्रहणी कहा जाता है, डियोडिनम में, जेजुनम में और इलियम में। ठीक है ना, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम, तो ये 3 भागों में बटी होती है। जो डियोडिनम होता है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पाचन नहीं होता है। अच्छा, डियोडिनम में जो है एक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि भाई लिवर होता है, लिवर से क्या निकलता है? वहाँ पे बाइल जूस का प्रोडक्शन होता है। पित्त रस का श्रावण होगा तो पित्त रस जो होता है क्या करता है? आता है डियोडिनम में, और डियोडिनम में आने के बाद वहाँ पर जो वसा होती है, वसा का पायसीकरण किया जाता है। तो यहाँ पे इसका फंक्शन डियोडिनम में क्या हो जाता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब वसा का पायसीकरण, ये कार्य हो जाता है ग्रहणी का कार्य, है ना। तो अब पायसीकरण का मतलब क्या हो जाएगा? पायसीकरण का मतलब ये होता है जो वसा होती है उसको छोटे छोटे सरल कणों में तोड़ देना। ठीक है ना, तो ये पायसीकरण हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की हम लोग बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत, अगर हम लोग छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है, इसकी अगर हम लोग लंबाई की बात करें, छोटी आंत के लंबाई की बात करें तो ये 6 से 7.5 मीटर तक लंबी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 7.5 सेंटीमीटर लंबाई होती है। ये 3 भागों में बटी हुई होती है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है, या इसके 3 भाग हैं, जैसा भी आप कहें। कौन कौन से 3 भाग हो जाएंगे भाई? हम लोग देख लेते हैं 3 भाग। पहला तो हमने कहा डियोडिनम हो जाएगा। डियोडिनम जिसे आप ग्रहणी कहते हो, क्या कहते हो? ग्रहणी, ये है ग्रहणी, डियोडिनम। फिर आपका जेजुनम आ जाता है, जेजुनम, जेजुनम मध्यांत्र कहा जाता है, मध्यांत्र। और इलियम, इसे शेषांत्र कहा जाता है, शेषांत्र। इस तरह से ये 3 भाग हो जाते हैं, डियोडिनम, जेजुनम, शेषांत्र। ये जो होता है डियोडिनम की अगर हम लोग बात करें तो अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब इट इज़ अ अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ये है छोटी आंत का ऊपरी भाग होता है। भाई आपने देखा होगा स्टमक था ऐसे, ठीक है, ऐसे स्टमक, और स्टमक ये हुआ। यहाँ पे आपका जो होता है
एक आपकी ये ऐसे लगा होता है गाल ब्लैडर, और गाल ब्लैडर से ही ऐसे आपका बना होता है लीवर। ये मान लो सपोज दैट ये लीवर हो जाता है, गाल ब्लैडर हो जाता है। इसके बाद ये आपका स्टमक होता है, स्टमक से ही ऐसे आपका जो भाग होता है ऐसे, ये जो नीचे का पोर्शन होता है यही आपका ग्रहणी होता है, ये आपका ग्रहणी होता है, इसे हम लोग डिओडिनम कहते हैं। तभी तो ये गाल ब्लैडर होता है, यहाँ से पित्त स्रावित होता है, गाल ब्लैडर से रस निकलेगा, पित्त रस, और यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछ लेता है क्या ग्रहणी में किसी प्रकार भोजन का पाचन होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ वसा का पायसीकरण होता है और कुछ नहीं होता, तो ये ग्रहणी होता है। तो यहाँ पे ग्रहणी की अगर हम बात करें तो अच्छा, ये ग्रहणी जो है, ग्रहणी की जो हम लोग अगर ग्रहणी की बात करते हैं तो ये क्या काम करता है, डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता है, ग्रहणी में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट होता है, ऊपरी भाग होता है। यह छोटी आंत का ऊपरी भाग है, छोटी आंत का, मैं लिख देता हूँ अपर पार्ट ओनली, ठीक है ना, आप समझ जाइएगा। ये अपर पार्ट है किसका, छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ये अपर पार्ट है। इसके बाद ये जोड़ने का कार्य करता है, किस किस को जोड़ेगा, जंक्शन का कार्य करेगा, लीवर और पैंक्रियाज को। ठीक है, लीवर और पैंक्रियाज को किस किस को जोड़ता है, यह लीवर और पैंक्रियाज को जोड़ने का कार्य करता है। यह लीवर और पैंक्रियाज को जोड़ने का कार्य करता है, यह लीवर और पैंक्रियाज को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ये काम हो जाता है। अच्छा, ये जो है छोटी आंत में अवशोषण किया जाता है भोजन का, छोटी आंत में अवशोषण किसके माध्यम से किया जाता है, विलाई के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, छोटी आंत में अवशोषण किसके माध्यम से किया जाता है, विलाई के माध्यम से। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, एग्ज़ाम में पूछा गया था कि भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है। अगर ये पूछा गया भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो अब्जॉर्प्शन की बात किया अवशोषण की, तो ये छोटी आंत में ही होता है। किसके माध्यम से होता है, विलाई के माध्यम से होता है। अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि विलाई कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, तो आप ये भी जानते रहिएगा छोटी आंत में ही प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो ये प्रश्न विलाई से बना है, एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, इसके हम लोग फंक्शन की बात करें, वर्क की बात करें, एक कार्य की, नीचे दिख रहा है कि नहीं, अगर हम लोग इसके वर्क की बात करें तो क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कौन सा काम करता है ये, वसा का पायसीकरण। क्या करता है, वसा का पायसीकरण, ये इसका कार्य हो जाता है। ये काम क्या करेगा, वसा का पायसीकरण करता है। ठीक है ना। अगर मध्यांत की बात करें तो ये मध्य का भाग होता है, ये क्या होता है, मध्य का भाग है, मध्य का भाग है। यहाँ पर भी आपकी विलाई वगैरह प्रेजेंट होंगी और ये यहाँ पे भोजन का शोषण होगा। इसके बाद इलियम आ जाती है, शेषांत्र आ जाती है। तो ये इलियम क्या है, छोटी आंत का सबसे निचला भाग होता है और सबसे बड़ा भाग होता है इलियम। यह लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, मतलब यह इंटेस्टाइन का अंतिम भाग होता है। यह छोटी आंत का अंतिम भाग है। इसकी लंबाई, इन तीनों में इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है।
सबसे ज़्यादा है किस में सबसे ज़्यादा है? डियोडिनम, जेजुनम, इनकी तुलना में इलियम सबसे बड़ी होती है, ठीक है ना। डियोडिनम और जेजुनम की तुलना में इलियम से शांत की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, आगे बढ़ चलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को देखते हैं। तो यहाँ पे हम स्मॉल इंटेस्टाइन को फिनिश करते हैं। एक पॉइंट आपको लिखा देता हूँ, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसमें नोट में आप लिख लीजिएगा। छोटी आंत में विलाई क्या कहा जाता है? विलाई क्या कहा जाता है? विलाई, आप ध्यान रखिएगा, विलाई पूछा गया प्रश्न, ठीक है ना। छोटी आंत में विलाई पाए जाते हैं, विलाई पाए जाते हैं, विलाई पाए जाते हैं, जो कि भोजन के अवशोषण में मदद करते हैं, जो कि भोजन के अवशोषण, क्या आप ये कहिएगा जो भोजन के तत्व होते हैं, है ना, या फिर फूड पार्टिकल्स, भोजन के आवश्यक तत्व छोटी आंत में विलाई पाए जाते हैं, जो भोजन के आवश्यक तत्वों का अवशोषण करते हैं, भोजन के आवश्यक तत्वों का अवशोषण करते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछ लेता है कि विलाई कहाँ पे उपस्थित होते हैं? तो विलाई छोटी आंत में पाए जाते हैं, छोटी आंत में भाई, छोटी आंत में पाए जाते हैं। ये भोजन के अवशोषण में मदद करते हैं। भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ होता है, या भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? अगर अवशोषण से आपको प्रश्न बनता है तो आप सीधे सीधे टिक छोटी आंत करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बड़ी आंत की बात करते हैं, ठीक है। चलिए लार्ज इंटेस्टाइन की हम लोग बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग बात करेंगे बड़ी आंत की, बड़ी आंत। अगर हम लोग बड़ी आंत की बात करें भाई, तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई, अगर इसके हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। अच्छा, एक पॉइंट आपके दिमाग में आता होगा कि भाई लंबाई इसकी 1.5 मीटर है, छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर से अबव है, 6 मीटर से ज़्यादा है, इसके बावजूद उसे छोटी आंत कहा जाता, इसे बड़ी आंत कहा जाता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बड़ी आंत की जो व्यास है, बड़ी आंत का जो डायामीटर है, व्यास है, वो ज़्यादा होता है। इसका व्यास छोटी आंत की तुलना में ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है। इसका व्यास क्या, इसका डायामीटर, इसका व्यास छोटी आंत की तुलना में ज़्यादा होता है। इसका व्यास छोटी आंत की तुलना में, आंत की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। इसी वजह से इसे हम लोग बड़ी आंत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे 1.5 मीटर लंबाई होती है, इसका व्यास छोटी आंत की तुलना में बड़ी आंत से ज़्यादा होता है। इसे हम लोग सीकम और रेक्टम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। इसके 2 भाग हो जाते हैं, सीकम और रेक्टम, ठीक है। इसके 2 भाग हैं, सीकम दो भाग हैं, एक हो जाता है सीकम और एक हो जाता है रेक्टम। सीकम और रेक्टम, रेक्टम, ठीक, सीकम और रेक्टम। अच्छा, ये जो बड़ी आंत होती है ऐसे ऐसे,
बड़ी आंत, ठीक है ना। ये बड़ी आंत होती है। तो बड़ी आंत का जो अंतिम पार्ट होता है, ये बड़ी आंत का अंतिम पार्ट रेक्टम होता है, ठीक है ना, रेक्टम होता है। और रेक्टम के आगे जो एंड पॉइंट होता है बड़ी आंत का, लास्ट पार्ट तो रेक्टम हुआ, और जो एंड पॉइंट होता है उसे एनस कहा जाता है, एनस कहा जाता है, ठीक है ना। तो एनस होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इधर ये छोटी आंत आपकी हो जाती है ऐसे, जो है मार एकदम जो है कंजस्टेड फॉर्म में पड़ी हुई होती है, ऐसे मुड़ी तुड़ी हुई, तो ये आपकी छोटी आंत हो जाती है। ये यहाँ पे अपेंडिक्स हो जाता है, ठीक है ना, अपेंडिक्स हो जाता है। और ये जो है पार्ट आपका कोलन कहलाता है, कोलन हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका बड़ी आंत का मामला हो जाता है। तो आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आपके बनेंगे नहीं बड़ी आंत से, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे बस कि ये होता है, सेकम हो जाएगा, रेक्टम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, बड़ी आंत में ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से? ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं ये विटामिन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। बड़ी आंत में, इसको लिख लेते हैं, बड़ी आंत में ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो विटामिन के प्रोडक्शन में, उत्पादन में मदद करते हैं। जो विटामिन, चमक रहा होगा, जो विटामिन के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। विटामिन के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। इस तरह से आपका जो है लार्ज इंटेस्टाइन यहीं पे हम फिनिश करते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले थे, जो इम्पॉर्टेंट था वो मैंने करवा दिया। अब आगे का पार्ट जो होगा आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड का होगा। कौन सा होगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड का। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत आपको हमने 3 ग्रंथियाँ बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? आपको बताया था सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैंक्रियास। तो हम लोग कल डाइजेस्टिव ग्लैंड फिनिश करेंगे, ठीक है। आज यहीं पे इसे हम स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।